हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वन शूट वीडियो में जो चल रहा है ये हमारा सेकंड पार्ट है उस वीडियो का। पहली पार्ट में हमने अच्छा खासा कवर कर लिया है पूरा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लेकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट तक। अब आज हम लोग जो है ह्यूमन बींग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ने वाले हैं। और आज आप लोगों की डेट शीट भी निकल गई है। ये आप अगर देखे नहीं हैं आप तो आप इस देख लीजिए, ये डेट शीट आपकी है। अगर आपको इसे नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, वरना चलिए हम लोग पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अब वीडियो पॉज करके पीछे करके आप उसे नोट कर सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गैमीट्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग गैमीट्स से चालू करने वाले हैं। गैमीट्स से, गैमीट्स दो प्रकार के होते हैं, एक मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होता है। हम लोग जानते हैं गैमीट्स दो प्रकार के होते हैं, एक मेल गैमीट और एक फीमेल गैमीट। देखिए पेपर नज़दीक आ गया है, डेट शीट भी निकल गई है। आप लोग लग जाइए, पढ़ाई अच्छे से करिए। मैं आप लोगों के लिए वन शूट वीडियो भी डालने लगा हूं। आप लोग एकदम लग जाइए, अच्छे से मन से पढ़ाई कर लीजिए। एक महीने अगर आप पढ़ाई कर लेंगे बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है। गैप तो इतना भर भर के दिया है कि आप लोगों के लिए एकदम आसानी से पेपर जाने वाला है, तो पढ़ाई एकदम बढ़िया से करिए। हम लोग पढ़ रहे हैं गैमीट। गैमीट में दो प्रकार का गैमीट होता है, एक मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होता है। मेल गैमीट को कहा जाता है स्पर्म एंड फीमेल गैमीट को कहा जाता है ओवम। ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। हम लोग ओवम के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले स्पर्म की थोड़ी सी कभी कभी आता है, ओवम के बारे में जल्दी नहीं पूछता, इसलिए हम ओवम को पहले निपटा लेते हैं। जो नहीं पूछता, जो पूछता है उसे अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए ओवम किस तरीके से होता है। ओवम इस तरीके से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ओवम ये न्यूक्लियस होता है, ये उसका साइटोप्लाज्म होता है। तो तीन चीज़ें आपको दिखानी है बस ओवम में। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है बीच में, साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, बस इतना ही है। ये ओवम हो गया, बस खत्म। ओवम बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग पढ़ते हैं स्पर्म के बारे में। स्पर्म कैसा दिखता है, स्पर्म के बारे में आता है। स्पर्म इस तरीके से होता है, ये इसका हेड पार्ट होता है, ये इसका हेड पार्ट होता है, ये नेक होती है, ये नेक होता है, नेक, ये हेड पार्ट होता है, हेड और नेक, ये होता है मिडिल पार्ट, और ये इस तरीके से फिर टेल, पीछे टेल, ये होता है आपका कुछ इस तरीके से स्पर्म। मैं आपको आप फिगर देख लीजिएगा बुक में से, अच्छा फिगर है बुक में। फिलहाल मैं आपको एक डिटेल बता रहा हूँ इसके बारे में, सब कुछ इसके बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए ये कहलाता है टेल। अब मैं सबको काम बताता हूँ। ये कहलाता है मिडिल पार्ट, और ये कहलाता है हेड, और यहाँ पर होता है एक्रोसोमल टिप, एक्रोसोमल, ACROSOMAL, एक्रोसोमल टिप। मैं लिख दिया हूं, ये आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। ये एक्रोसोमल टिप होता है। एक्रोसोमल टिप पे पाई जाती है एंजाइम, और वो एंजाइम का काम होता है जब ये स्पर्म जाके ओवम से मिलेगा तो ओवम की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है इसे पेनिट्रेट करना, मतलब इसे जो होता है गलाना, एक तरीके से कहिए गलाना। जब यहाँ पर जाएगा तो ये इसे गला देगा, ये एंजाइम इसे गला देगी और ये इंटर कर जाएगा यहाँ, यही ये तो तुरंत का तुरंत हेड वाले पार्ट पे पहुंच जाएगा। और हेड वाले पार्ट में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस में होगा क्रोमोसोम, और ये न्यूक्लियस से इंटर कर जाता है। यहाँ पर हेड इंटर करेगा तो न्यूक्लियस इंटर कर जाएगा, न्यूक्लियस से क्रोमोसोम जाके अपने ओवम के क्रोमोसोम से टकरा के जाइगोट बन जाएगा, ओवम के क्रोमोसोम से टकराएगा और जाइगोट बन जाएगा। ये प्रोसेस होती है। और जो ये मिडिल पार्ट होता है, ये टेल होता है, ये नेक होता है। नेक छोटा सा पार्ट होता है, उसका मिडिल पार्ट होता है। मिडिल पार्ट में आपको एक बात याद रखनी है कि मिडिल पार्ट में इस तरीके से, मिडिल पार्ट में जो होता है स्पाइरल धागे के शेप का क्या पाया जाता है, ढेर सारा पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी देता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या देता है, एटीपी देता है, एनर्जी देता है। ठीक है, उसके बाद ये टेल पार्ट होता है। टेल पार्ट क्या होता है, टेल का पार्ट इज हेल्प इन मूवमेंट। टेल पार्ट जो है वो मूवमेंट में मदद करता है। देखिए ये टेल होता है तो मछलियों की पूंछ जो होता है उसे मूवमेंट में मदद करती है। उसी तरीके से स्पर्म का जो टेल होता है वो स्पर्म को मूवमेंट में मदद करता है। एक बात और जान लेते हैं हम लोग इसके बारे में, गैमीट्स के बारे में। देखिए मैं थोड़ा स्पीड पढ़ा रहा हूं ताकि आपकी सारी चीजें कवर हो जाए। आप इंटू 2 पे वीडियो करके देखते हैं, मुझे पता है सब लोग देखते हैं, मैं भी देखता था वीडियो जो होता है जब पढ़ता था। तो इंटू 2 पे मत करके देखिएगा, आप थोड़ा कम स्पीड रखिएगा, 1.2 रखिएगा, या फिर जो होता है नॉर्मल स्पीड पे चलने दीजिएगा। मैं थोड़ा इसलिए फास्ट पढ़ा रहा हूं ताकि आपके कोई टॉपिक छूटे ना। अगर मैं धीरे धीरे पढ़ाऊं तो अभी वीडियो जो होता है बड़ी हो जाएगी, या फिर आपको कोई टॉपिक छूट जाएगी, तो आप उसी को फिर इंटू 2 पे करके देखेंगे ना। मतलब कुल मिला के स्पीड वही रखनी है। तो आप जो होता है 40 मिनट की वीडियो नॉर्मल स्पीड पे देखिए, मैं आपको बहुत सारी बातें इसमें बता दूंगा। तो गैमीट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है कि किसी भी सेल्स में 23 पेयर क्रोमोसोम होता है।
ये हम जानते हैं। अच्छा ये नहीं जानते, चलिए ये भी नहीं जानते हैं, हम इतना सुने हैं जरूर, हम इतना जरूर सुने हैं कि 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर, 23वां पेयर XY होता है, XX होता है, फीमेल में XX होता है, मेल में XY होता है, और यही हमारा जो होता है बॉय या गर्ल बनेगी, यही इसी पे डिपेंड करता है ना। इतना हम लोगों ने पढ़ा है, इतना हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी सेल में 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, और 23वां पेयर जो होता है XY होता है या XX होता है, और यही डिपेंड करता है कि बॉय बनेगा या गर्ल बनेगा। तो यहां से हमें एक बात याद रखनी है कि 23 पेयर क्रोमोसोम हम लोगों ने पढ़ा है, 23 पेयर क्रोमोसोम हम लोगों ने पढ़ा है। तो 23 पेयर क्रोमोसोम जो होता है, मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, जो सोमैटिक सेल होती है, सोमैटिक, ये अभी याद रखिएगा, अभी एक क्वेश्चन बनेगा इस पे, ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा। सोमैटिक सेल, एक सोमैटिक सेल होती है, दूसरी गैमीट सेल होती है। देखिए आपकी सोमैटिक का मतलब बॉडी सेल बेटा, आपके पूरे शरीर में जो सेल्स होती है उन्हें सोमैटिक सेल कहा जाता है, गैमीट सेल कहा जाता है, ये सॉरी सोमैटिक सेल कहा जाता है या बॉडी सेल कहा जाता है। और जो आपका स्पर्म और ओवम होता है, इन्हीं को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड गैमीट सेल, इन्हें गैमीट सेल कहा जाता है। तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है कि जो सोमैटिक सेल होती है उनमें 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, 23 पेयर क्रोमोसोम होता है, और जो गैमीट सेल होती है उसमें 23 क्रोमोसोम होता है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक सेल एंड जो होता है गैमीट सेल। तो अब आप इतना याद रखिएगा, कोई भी गैमीट जो होता है वो 23 क्रोमोसोम रखता है, ना कि 23 पेयर। एक पेयर में 2 क्रोमोसोम, यानी कि 23 पेयर मतलब 46। यहां पर आपकी पूरी बॉडी की सेल्स में 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर क्रोमोसोम है, लेकिन आपके गैमीट सेल में सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम है, ना कि 23 पेयर। दैट्स इज द मेन डिफरेंस, ठीक है। चलिए हम लोग जो होता है स्पर्म जान गए, ओवम जान गए, अब फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या है कि द मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम टू फॉर्म जाइगोट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। स्पर्म देखिए, डेफिनेशन देखिए, जो होता है स्पर्म और ओवम मिलेगा, स्पर्म और ओवम मिलेगा और वो बन जाएगा जाइगोट, इसी को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। द मीटिंग ऑफ स्पर्म विथ ओवम टू फॉर्म जाइगोट, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन बेटा, दैट इज और कुछ नहीं है फर्टिलाइजेशन में। अच्छा, फर्टिलाइजेशन में स्पर्म ओवम मिलेगा, जाइगोट बनेगा, इसी को फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। फर्टिलाइजेशन में जो जाइगोट बना है इसे 2 नामों से और जाना जा सकता है। एक नाम से इसे कहा जाता है फर्टिलाइज्ड एग, या फिर एगोवम कहा जाता है, ये हम जानते हैं। तो बस यही एक नाम है। जाइगोट को एक नाम से और आपको कहीं देखने को मिल सकता है कि स्पर्म प्लस ओवम इज इक्वल टू जाइगोट, और जाइगोट को फर्टिलाइज्ड एग कहा जाता है। यही जो ओवम है, यही जो एग है, यही जो ओवम है, ये फर्टिलाइज हो गया अब, तो वही फर्टिलाइज्ड एग, फर्टिलाइज्ड ओवम, दैट इज कॉल्ड जाइगोट, ठीक है। तो ये हम समझ गए हैं जाइगोट कैसे बनेगा। अच्छा, फर्टिलाइजेशन 2 प्रकार की होती है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हम लोग समझ लेते हैं पहले इंटरनल और एक्सटर्नल को, क्या मेन डिफरेंस है इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में। देखिए हम लोग ये जानते हैं कि स्पर्म और ओवम मिलकर जाइगोट बनता है, इसी को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अगर स्पर्म और ओवम बॉडी के बाहर बन रहा है, मतलब स्पर्म और ओवम बॉडी में बन रहा है बट वो बॉडी के बाहर मिलकर जाइगोट बना रहा है, तो इसे कहा जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर स्पर्म और ओवम जाइगोट बना रहा है बाहर, बॉडी के बाहर, तो उसे कहा जाएगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर स्पर्म और ओवम बॉडी के अंदर मिलकर जाइगोट बना रहा है तो इसे कहा जाएगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आपको समझ नहीं आएगा, देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है फिश, फ्रॉग, ये पानी में होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में आप ह्यूमन रखिए, बहुत सारे एग्जांपल है, ह्यूमन है, कैट है, डॉग है, सारे एग्जांपल जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के। मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्या होता है कि फिशेस में क्या होता है, फिशेस में ये जो फिशेस में स्पर्म बनता है, 2 मेल फिश है, फीमेल फिश है, इनमें स्पर्म बनेगा, ओवम बनेगा। वो स्पर्म और ओवम किसी एक जगह पर, मान लीजिए दोनों फिश आ गई, एक मेल है एक फीमेल है, ये स्पर्म और ओवम यहां से स्पर्म छोड़ेगा, ये ओवम छोड़ेगी, दोनों मिलकर जाइगोट बन जाएंगे। ये पानी के बाहर बन जाएगा और ये जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होकर जो होता है बेबी बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसी को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का जब स्पर्म ओवम बाहर मिलता है बॉडी के और वो जाइगोट बनता है, इसी को एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये फिश और फ्रॉग में होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ह्यूमंस में होता है, कैट में होता है, डॉग में होता है। आप ये भी समझ चुके हैं। ये सब बहुत ही आसान सी चीजें हैं, बहुत ही कम पूछी जाती हैं, ये सब बहुत ज्यादा पूछी जाने वाली टॉपिक नहीं है, तो आप घबराइएगा मत। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्यूबर्टी के बारे में। देखिए प्यूबर्टी टॉपिक पूछी जाती है, प्यूबर्टी टॉपिक पूछी जाती है। अब यहां से टॉपिक चालू होती है जो कि पूछी जाने वाली टॉपिक्स हैं। प्यूबर्टी किसे कहा जाता है? प्यूबर्टी वो एज होती है, प्यूबर्टी वो एज होती है जहां पर पहली बार गैमीट्स रिलीज होता है, बॉडी में सबसे पहली बार गैमीट्स रिलीज होता है। फर्स्ट टाइम में गैमीट रिलीज होता है, उसी को कहा जाता है फर्स्ट टाइम में गैमीट रिलीज होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम में जब गैमीट रिलीज होता है, इसी को कहा जाता है प्यूबर्टी एज।
पहली बार में जब गैमीट बॉडी में रिलीज होता है उसे कहा जाता है प्यूबर्टी एज। देखिए कैसे होता है कि सबसे पहली बार स्पर्म और ओवम जब बनेगा, किसी मेल में स्पर्म बनेगा, किसी फीमेल में ओवम बनेगा, दैट इज द प्यूबर्टी एज। वो सबसे पहली बार उसे प्यूबर्टी एज कहा जाएगा। उसके बाद प्यूबर्टी एज 2-3 साल 2 साल 3 साल 4 साल जो चलता है वो एडोलसेंस एज कहलाता है, वही प्यूबर्टी एज कहलाती है, वही एडोलसेंस एज कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहली बार प्यूबर्टी ये आती है, सबसे पहली बार मेल गैमीट या फीमेल गैमीट बॉडी में जब बनता है उसी को कहा जाता है, उस एज को, पहली बार की एज को कहा जाता है प्यूबर्टी एज। तो बॉयज में वो प्यूबर्टी एज कितनी होती है? बॉयज में सबसे पहली बार स्पर्म बनता है 13 से 14 साल के बीच में, ठीक है, 13 to 14 ईयर्स। और गर्ल्स में कितनी बार, पहली बार कब प्यूबर्टी होती है? ये होती है 10 to 12 ईयर, 10 से 12 साल के बीच में सबसे पहली बार गर्ल्स में प्यूबर्टी आती है। और बॉयज में 13 से 14 साल के बीच में सबसे पहली बार प्यूबर्टी देखने को मिलती है। चलिए अच्छी बात है, हम लोग ये जान गए हैं। अब हम लोग जानते हैं बॉयज में प्यूबर्टी एज में क्या क्या चेंजेस होते हैं और गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं, वो देख लेते हैं हम लोग कि बॉयज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखिए बहुत ही आसान है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। देखिए वॉइस में चेंज आता है, वॉइस में चेंज आता है, ये कॉमन है, यहां पर भी वही होगा। अब हम लोग जानते हैं बॉडी हेयर आता है, बॉडी हेयर आता है, ये यहां पर भी होता है बॉडी हेयर, और बॉडी हेयर यहां पर भी होता है। देखिए अलग अलग रीजन में होता है। यहां पर बॉडी हेयर आपके पूरे बॉडी में आएगा, फेशियल हेयर ग्रोथ होगी, प्यूबिक हेयर होगा, प्यूबिक हेयर होगा, आर्मपिट हेयर होगा। तो ये सारे हेयर्स जो है आपको यहां देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको फेशियल हेयर के फेशियल हेयर नहीं देखने को मिलेगा, आर्मपिट हेयर, प्यूबिक जिसे जेनाइटल हेयर कहा जाता है, और आर्मपिट हेयर, बॉडी हेयर यहां पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा बॉडी पार्ट ब्रॉड होते हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट ब्रॉड होते हैं, बॉडी पार्ट ब्रॉड होते हैं। कौन कौन से बॉडी पार्ट ब्रॉड होते हैं? देखिए यहां पर शोल्डर ब्रॉड होता है, बॉयज में शोल्डर ब्रॉड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद चेस्ट रीजन ब्रॉड हो जाता है, ये बॉयज में ब्रॉड होता है। अच्छा गर्ल्स में क्या ब्रॉड होता है? अच्छा यहां पर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी ब्रॉड होगा, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे, वास्ट डिफेंस ब्रॉड होता है, ठीक है, यूरेथ्रा ब्रॉड हो जाता है। यहां पर क्या ब्रॉड होता है? यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ब्रॉड होता है, जैसे फैलोपियन ट्यूब पढ़ेंगे हम लोग, ब्रॉड होता है, यूट्रस ब्रॉड हो जाता है। यहां पर आपका चेस्ट रीजन ब्रॉड होता है, और यहां पर हिप रीजन ब्रॉड हो जाता है। ये सारे रीजन हैं जो ब्रॉड होते हैं। आप जो होता है इन सबको लिख लीजिएगा। इसके बाद और क्या होता है प्यूबर्टी में और क्या क्या चेंजेस होते हैं? वॉइस चेंज हो गया, बॉडी हेयर हो गया, बॉडी पार्ट ब्रॉड होना है। फिर जो होता है हाइट में ग्रोथ देखने को मिलती है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, दोनों में हाइट में ग्रोथ देखने को मिलती है, मेंटल डेवलपमेंट होता है, ये सारे चेंजेस हैं जो कि देखने को मिलते हैं। और फीमेल्स में एक एक्स्ट्रा चेंजेस, फीमेल्स में भी हाइट और मेंटल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। एक चीज और सेम देखने को मिलती है, यहां पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चालू हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल को ही पीरियड कहा जाता है। तो पीरियड, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंसेस जो अलग अलग नामों से जाना जाता है, वो भी फीमेल्स में चालू हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इतना हम लोग जान गए हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लेते हैं जल्दी से। और उसके बाद ये टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट में है, ये टॉपिक आ सकती है बेटा। उसके बाद जो होता है हम लोग पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी ऑर्गन क्या होता है? प्राइमरी ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सेकेंडरी ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी ऑर्गन क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के? जल्दी बताइए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आपको पता है प्राइमरी ऑर्गन कहलाता है टेस्टिस को कहा जाता है प्राइमरी ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड पेनिस को कहा जाता है सेकेंडरी ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसे मेन प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसलिए कहा जाता है टेस्टिस को, क्योंकि इसी में जो आपका जो स्पर्म बनता है वो कहां बनता है? स्पर्म। अच्छा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या होता है पहले ये बताओ। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है स्पर्म बनाना, ओवम बनाना, गैमेट्स बनाना, और उससे ज्यादा उसका क्या काम होता है? उससे ज्यादा उसका कोई काम नहीं होता है। तो प्राइमरी ऑर्गन जो होता है वो किसे कहा जाएगा? जिसमें स्पर्म बनेगा, तो स्पर्म बनता है टेस्टिस में, इसे कहा जाता है प्राइमरी ऑर्गन। और सेकेंडरी ऑर्गन इसलिए पेनिस को कहा जाता है क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। इसी तरीके से फीमेल में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग ये दोनों ये चीजें जान गए हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टेस्टिस के बारे में। सबसे पहले टेस्टिस से शुरुआत करते हैं, टेस्टिस की बात कर लेते हैं। टेस्टिस जो होता है ये स्पर्म बनाता है, ठीक है। टेस्टिस जो होता है ये आउट ऑफ द बॉडी शिफ्ट होता है। टेस्टिस जो होता है ये आउट ऑफ द बॉडी शिफ्ट होता है। अब मतलब जो होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में शिफ्ट होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में अपना टेस्टिस जो होता है वो शिफ्ट होता है। इसी को स्क्रोटम कहा जाता है,
स्क्रोटम, इसी को स्क्रोटम कहा जाता है। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि बाहर बॉडी से बाहर होता है, इसी में शिफ्ट होता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम, इसे स्क्रोटम कहा जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो होता है लेस रहे, 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, क्योंकि स्पर्म जो है वो कभी भी बॉडी टेम्परेचर पे नहीं बन सकता। जो 37 डिग्री बॉडी टेम्परेचर होता है उस पर कभी भी हेल्दी स्पर्म नहीं बन सकता, उसे 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए होता है। 3 डिग्री टेम्परेचर कम करने के लिए ये बॉडी से जो होता है अलग रहता है, बॉडी में नहीं रहता, बॉडी से अलग जो होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर स्क्रोटम में रहता है। तो टेस्टिस के बारे में हो गया, टेस्टिस स्पर्म बनाता है, टेस्टिस में 3 डिग्री टेम्परेचर कम करने के लिए स्क्रोटम में रखा जाता है। और उसके बाद टेस्टिस जो होता है 2 होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं, ओवल शेप में होते हैं, 2 ओवल शेप में होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं, ओवल शेप में होते हैं। उसके बाद बात करते हैं टेस्टिस में स्पर्म बनता है तो वो किस सेल से बनता है, जिस सेल से बनता है उसे कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया सेल, मेटोगोनिया सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल। जिस सेल से स्पर्म बनता है उसे कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, ठीक है, जिस सेल से स्पर्म बनता है उसे स्पर्मेटोगोनिया सेल कहा जाता है। और उसके बाद अब हम लोग पढ़ लेते हैं, स्पर्म जो होता है वो थ्रू आउट द ईयर बनता है, मतलब थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, पूरी लाइफ भर बनता है, थ्रू आउट द लाइफ जो होता है स्पर्म बनता है। फीमेल्स में ओवम बनना एक समय के बाद रुक जाता है, लेकिन स्पर्म जो होता है कभी भी रुकता नहीं है। ये स्पर्म के बारे में हो गया। अब स्पर्म जब भी जो होता है बॉडी से निकलता है तो एक पाइप के थ्रू निकलता है। देखिए इस तरीके से अगर स्पर्म है तो ये जो होता है कंपार्टमेंट ढेर सारे, ये अपना टेस्टिस है, टेस्टिस में ढेर सारे कंपार्टमेंट होते हैं। इस कंपार्टमेंट से जो कलेक्ट करके सब कंपार्टमेंट से कलेक्ट करके स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद कलेक्ट करने के बाद वो एक पाइप के थ्रू निकलता है, जिस पाइप के थ्रू निकलता है उसे कहा जाता है एपिडाइडमिस। उस पाइप को कहा जाता है एपिडाइडमिस बेटा, उस पाइप को कहा जाता है एपिडाइडमिस। जिस पाइप से स्पर्म निकलता है, टेस्टिस से बाहर निकलता है, उस पाइप को एपिडाइडमिस कहा जाता है। एपिडाइडमिस के बाद ये जाता है वाश डिफेंस में, इस तरीके से वाश डिफेंस में जाता है, ठीक है, इस तरीके से वाश डिफेंस में जाता है ये। उसके बाद अगली पाइप है वाश डिफेंस की। अगली पाइप किस चीज की है, अगली पाइप जल्दी बताइए, जो होता है वाश डिफेंस की है। वाश डिफेंस इज द लॉन्गेस्ट पाइप बेटा। इस वाश डिफेंस सबसे लंबी पाइप होती है आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की सबसे लंबी पाइप वाश डिफेंस होती है। वाश डिफेंस को कट किया जाता है नसबंदी के समय, जब हम लोग पढ़ेंगे ना वैसेक्टोमी, तो वैसेक्टोमी में यही काम किया जाता है, इसी पाइप को कट करके बांध दिया जाएगा। चलिए वाश डिफेंस के बारे में हो गया। वाश डिफेंस के बाद ये वाश डिफेंस कहां आता है, वाश डिफेंस आता है यूरेथ्रा में मिलता है, जो कि यूरेथ्रा कहां होता है, अगली पाइप हम लोग पढ़ते हैं यूरेथ्रा। वाश डिफेंस के बाद आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा एक पाइप होती है, वाश डिफेंस आके यूरेथ्रा में मिलता है। ये यूरेथ्रा जो है इधर से भी एक वाश डिफेंस आएगी, ये भी यूरेथ्रा में मिलेगी। दोनों वाश डिफेंस यूरेथ्रा में मिलती हैं। यूरेथ्रा कहाँ पाई जाती है, यूरेथ्रा जो होता है वो पेनिस के ऊपर पेनिस के नीचे पाई जाती है, मतलब पेनिस के अंदर एक पाइप होती है, जो पाइप होती है पेनिस के अंदर, वो उस पाइप को कहा जाता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ये जो है यही स्पर्म को और यूरिन को दोनों निकालने का काम करती है। यूरिन भी इसी पाइप के थ्रू निकलता है और स्पर्म भी इसी पाइप के थ्रू निकलता है। तो यूरेथ्रा के बारे में एक बात, यूरेथ्रा इज द कॉमन पाइप फॉर यूरिन एंड स्पर्म बोथ, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है, यूरेथ्रा एक इंपॉर्टेंट है। यूरेथ्रा इज द कॉमन पाइप फॉर यूरिन एंड स्पर्म बोथ। चलिए आप यूरेथ्रा के बारे में जान गए। उसके बाद अब आती है ग्लैंड्स की बात करते हैं हम लोग। ग्लैंड्स में आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड इसी बीच पे पाया जाता है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। और दूसरा होता है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का क्या काम होता है, जो सेमिनल वेसिकल होती है और प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, इनका काम होता है न्यूट्रिएंट्स को सिक्रीट करना। इनका काम होता है न्यूट्रिएंट्स का सिक्रीशन। क्या न्यूट्रिएंट क्यों चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए भाई, स्पर्म एक सेल है, स्पर्म अगर सेल है तो उसे खाना चाहिए, तो खाना कहां से मिलेगा, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से वो खाना लेती है और वो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है उसमें एनर्जी स्टोर करके रखती है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं स्पर्म के साथ मिल जाते हैं और तब बाहर निकलते हैं, यानी कि यूरेथ्रा से कभी भी स्पर्म अकेले नहीं निकलता, क्योंकि बीच में प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगी, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड मिलेगी, वो अपना न्यूट्रिएंट भेज देंगी। अच्छा हाँ बेटा, इसी को जो होता है सीमन कहा जाता है। सीमन और स्पर्म में डिफरेंस होता है ना, ये 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, सीमन और स्पर्म के बीच में डिफरेंस बताइए। तो सीमन जो होता है वो स्पर्म प्लस न्यूट्रिएंट होता है,
क्योंकि जो बाहर निकलता है कभी भी बॉडी से, यूरेथ्रा के थ्रू जो बाहर निकलता है वो कभी भी स्पर्म नहीं होता है, वो सीमन होता है। ये स्पर्म यहां से चलता है बेटा, लेकिन जो होता है वो बीच में इस प्रोस्टेट ग्लैंड के न्यूट्रिएंट से मिल जाता है, इस सेमिनल वेसिकल के न्यूट्रिएंट से मिल जाता है, और इसी को कहा जाता है सीमन। सीमन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस न्यूट्रिएंट, स्पर्म प्लस न्यूट्रिएंट इज कॉल्ड सीमन। चलो ये हो गया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पेनिस के बारे में। पेनिस जो है ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। पेनिस के बारे में पढ़ते हैं। पेनिस जो होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है, और इसी पेनिस के अंदर जो होता है पाया जाता है यूरेथ्रा। पेनिस इजाकुलेशन में मदद करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब स्पर्म को पहुंचाना होता है तो वो पहुंचाने में मदद करता है, स्पर्म के इजाकुलेशन में मदद करता है। तो इसके बारे में इतनी सी बातें थी। आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इससे ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बस इतनी बातें हैं। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हम लोग पढ़ते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगला है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसी प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले बात तो ये आती है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्राइमरी ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताओ जल्दी से। प्राइमरी ऑर्गन जो होता है उसे ओवरी कहा जाता है। सेकेंडरी आपके बुक में अभी सेकेंडरी जो होता है सेकेंडरी ऑर्गन नहीं है। सेकेंडरी ऑर्गन में मोल्स प्यूबिस आता है, लेबिया मेजोरा आता है, लेबिया माइनोरा आता है, हाइमन आता है, क्लाइटोरिस आता है। ये सब आपके जो होता है अभी सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ प्राइमरी ऑर्गन जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यही जानना है, ठीक है। तो हम लोग प्राइमरी ऑर्गन जान गए हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से होता है, देखिए इस तरीके से होता है, इस तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। यहां पर ये फैलोपियन ट्यूब, मैं एक साइड का नहीं बना रहा हूं बेटा, एक साइड का बना रहा हूं, एक साइड इस तरीके से एक साइड का बना रहा हूं, देखो इस तरीके से, लो ये लो इस तरीके से, इस साइड भी होगा, इस साइड भी होगा इस तरीके से, ठीक है। इस साइड का मैं नहीं बना रहा हूं, इस साइड का ही बना रहा हूं। देखो यहां पर हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले ओवरी के बारे में। ओवरी जो होता है वो बनाती है ओवम, इसे कहा जाता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल, प्राइमरी ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज आपका क्या है, ओवरी है। ओवरी इज द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद ये ओवल शेप की होती है, अंडाकार की होती है, ओवल शेप की होती है। उसके बाद और क्या है इसके बारे में, इसके बाद ये जो होता है जिस सेल से ओवरी बनती है उस सेल को कहा जाता है फॉलिकल सेल, उस सेल को कहा जाता है फॉलिकल सेल, उस सेल को फॉलिकल सेल कहा जाता है। फॉलिकल सेल का नंबर फिक्स होता है, इसीलिए एक दिन मेनोपॉज आ जाता है, यानी कि ओवा बनना बंद हो जाता है बॉडी में। फॉलिकल सेल जो होती है प्यूबर्टी के समय 70 से 80 हजार जो होता है फॉलिकल सेल रहती है। कितना, 70 से 80 हजार फॉलिकल सेल, 70 से 80 हजार फॉलिकल सेल बॉडी में बचती है प्यूबर्टी के टाइम। मैं ये प्यूबर्टी के टाइम बता रहा हूं, ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम बता रहा हूं। प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक जाते रहते हैं, ये सारी सेल्स खत्म हो जाती है और ओवम बनना बंद हो जाता है। तो यही कारण बन जाता है मेनोपॉज का। तो ये ओवरी के बारे में हो गया। ओवरी के बाद जो होता है ये जो ओवम बना हुआ है इसे कहा जाता है ओविडक्ट बेटा, ओविडक्ट, इसे कहा जाता है ओविडक्ट। और इसे कहा जाता है फिम्ब्रे ऑफ ओविडक्ट। क्या कहा जाता है, फिम्ब्रे ऑफ ओविडक्ट क्या कहलाता है। ये फिम्ब्रे ऑफ ओविडक्ट का क्या काम होता है, कैच करना काम होता है, कैच करना। जो ये अपना ओवम बना हुआ है इसे जल्दी से कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, पकड़ के जो होता है ओविडक्ट में डाल देता है। ओविडक्ट में डाल देगा तो यहाँ से स्पर्म आता है, यहाँ से स्पर्म आता है, और ये स्पर्म जो होता है इसके साथ फ्यूज करके यही जाइगोट बनाएगा। कहाँ जाइगोट बनेगा, जो होता है ओविडक्ट में बनेगा, ओविडक्ट में जाइगोट बनता है। आप एक बात रखना, ओविडक्ट को दूसरा नाम क्या कहलाता है, ओविडक्ट का ही दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब होता है। ओविडक्ट का दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब होता है। ओविडक्ट में ही ओवम जाइगोट बनता है। जो एग या ओवम है रिलीज हुआ है, ये जाइगोट जो होता है कहां बनेगा, ओविडक्ट में बनेगा। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जो जाइगोट कहां बनता है, फर्टिलाइजेशन कहां होती है, तो फर्टिलाइजेशन हमेशा जाइगोट जो होता है ओविडक्ट में होती है, फैलोपियन ट्यूब में होती है। ओविडक्ट का दूसरा नाम ही फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। उसके बाद ये जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनने के बाद ये कहां आएगा, ये जाइगोट आएगा यूट्रस में, ये जाइगोट आएगा यूट्रस में, और ये बाइंड हो जाएगा यहाँ पर। और ये जाइगोट जो है फिर अब क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा इम्ब्रियो, जाइगोट बनेगा इम्ब्रियो क्या, उसके बाद जो होता है इम्ब्रियो बन जाएगा। और इम्ब्रियो जो होता है ये फीटस में कन्वर्ट हो जाएगा, फीटस में। और फीटस जब बच्चा पेट में रहता है, पूरा कंप्लीट बच्चा बन चुका है और पेट में है तो उसे कहा जाता है फीटस। और ये जब बाहर आ जाता है उसे बेबी कहा जाता है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, फीटस और बेबी के बीच में डिफरेंस है बेटा। चलिए ये आप इतना समझ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं दूसरे ऑर्गन्स के बारे में। ये आपने फिम्ब्रे के बारे में पढ़ लिया, आपने ओविडक्ट के बारे में पढ़ लिया। ओविडक्ट एक पाइप होती है, ओविडक्ट एक पाइप होती है। उसके बाद हम लोग यूट्रस के बारे में पढ़ लेते हैं। यूट्रस ये कहलाता है यूट्रस जो होता है
इसे ओम्ब भी कहा जाता है, इसे कोख भी कहा जाता है, कोख हिंदी में कोख कहा जाता है, ये ओम्ब होता है। ठीक है, यूट्रस में चेंज होने की वजह से देखिए यूट्रस जो होती है कई लेयर से मिलकर बनी होती है, और जो लास्ट लेयर होती है वो ब्लड से मिलकर बनती है। जो लास्ट लेयर होती है इसकी मतलब जो होता है सबसे इनर लेयर होती है वो ब्लड से मिलकर बनती है, और उस ब्लड वाली लेयर को क्या कहा जाता है बताओ? इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम इज इट इज मेड अप ऑफ ब्लड। ये ब्लड और ब्लड सेल्स और ब्लड वेसल्स से मिलकर बनती है, ब्लड सेल्स ब्लड वेसल्स से मिलकर बनती है। इंडोमेट्रियम की लेयर सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस की, उसे कहा जाता है इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ ब्लड सेल्स एंड ब्लड वेसल्स, ब्लड सेल्स और ब्लड वेसल्स से मिलकर बनती है। अच्छा, इसीलिए जो होता है ये हर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान जो ब्लड आता है ना तो ये लेयर ही गिरती है, ये लेयर गिर जाती है, उसके बाद फिर ये 28 दिन में बन जाती है, फिर गिर जाती है। तो इसीलिए यूट्रस में हर 28 दिन में चेंजेस देखने को मिलते हैं, कभी थिक होता है यूट्रस, कभी थिन होता है। किस वजह से होता है? इंडोमेट्रियम की वजह से होता है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद क्या होता है? ये हो गया यूट्रस के बारे में। यूट्रस के बाद ये नीचे आता है सर्विक्स, ये नीचे आता है सर्विक्स, ये कहलाता है सर्विक्स, और ये एकदम नीचे वाला कहलाता है वेजाइना। सर्विक्स और वेजाइना बेटा, सर्विक्स और वेजाइना जो होता है इसे दोनों को मिला के कहा जाता है बर्थ कैनाल। सर्विक्स प्लस वेजाइना इक्वल टू बर्थ कैनाल। क्या कहा जाता है? बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल क्यों कहा जाता है? बर्थ कैनाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो बच्चा पैदा हुआ है मतलब यहाँ पढ़ रहा है वो इसी सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू बाहर निकलेगा कभी, तो इसलिए इसे बर्थ कैनाल कहा जाता है। सर्विक्स में म्यूकस पाया जाता है बेटा, ये आप एक पॉइंट इसके बारे में याद रख लीजिएगा एक्स्ट्रा कि सर्विक्स में म्यूकस पाया जाता है। बॉडी में जो म्यूकस पाया जाता है जिस तरीके से आ जाएगा उस तरीके से रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी म्यूकस पाया जाता है, लेकिन वो कहाँ पाया जाता है? वो सर्विक्स में पाया जाता है। चलिए, हमने इसके बारे में ये जान लिया। आपको इसके बारे में इतनी बातें जाननी थी। ये हो गया जो होता है आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। फर्टिलाइजेशन भी हो गई। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई थी? फर्टिलाइजेशन आपके फैलोपियन ट्यूब में हुई थी, ओविडक्ट में हुई थी। फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा, वो बेबी में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ प्लेसेंटा नाम की चीज बनती है, यहाँ पर एक प्लेसेंटा नाम की चीज बनती है। इस तरीके से जो होता है आपका यूट्रस था, इस तरीके से यूट्रस था, देखिए इस तरीके से यूट्रस था ना, ये रहा यूट्रस। अब यूट्रस था तो यहाँ पर एक जो होता है प्लेसेंटा नाम की चीज बनती है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा रुकिए आप, जो होता है एक सेकंड। देखिए यहाँ पर अब जो जाइगोट बना है वो जाइगोट यहाँ आके चिपक जाएगा। जाइगोट बेबी बनेगा ना बेटा, जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा, बेबी बनेगा। तो यहाँ पर ये जाइगोट आके चिपक जाता है, जाइगोट और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा कर लेते हैं इसे। अब ये होता है एम्ब्रियो बन चुका है। ठीक है। अब ये एम्ब्रियो जो होता है इसे खाना तो चाहिए कहीं से, तो खाना कहाँ से मिलेगा? ये इन सेल्स, ये ब्लड सेल्स है ना, ब्लड में ही तो आपको पता है ना सब कुछ खाना आपको कहाँ पाया जाता है, सब कुछ खाना ब्लड में रहता है। तो ये क्या होगा कि ये जो ब्लड सेल्स हैं इसे खाना सप्लाई करेंगी, इस पार्ट्स को खाना सप्लाई करेंगी। जो होता है ब्लड यहां से ये जो होता है आराम से ले लेगा। ठीक है। तो इसी को प्लेसेंटा कहा जाता है बेटा। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा ये स्पेशल टाइप ऑफ सेल क्या होती है? ये स्पेशल प्रकार की सेल या टिश्यू होती है जो क्या करती है? एक्सचेंज करती है। किस चीज का एक्सचेंज करती है? एक्सचेंज करती है। किस चीज का एक्सचेंज करती है? न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का, और जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट का। और क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज करती है, उसी को कहा जाता है प्लेसेंटा। अच्छा, प्लेसेंटा ही सिर्फ नहीं, इसमें एक चीज और आती है, अम्बिलिक कॉर्ड। अम्बिलिकल या अम्बिलिक कॉर्ड दोनों कहा जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड या अम्बिलिक कॉर्ड। चलो मैं अम्बिलिकल लिख दिया हूं, आप अम्बिलिक भी लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होता। अम्बिलिक या अम्बिलिकल कॉर्ड। अब अम्बिलिक कॉर्ड क्या होती है कि ये देखो यहाँ पर जो होता है, हमने पढ़ा कि जब ये फीटस में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये फीटस में कन्वर्ट होगा, इसका एक हाथ, ये सर होगा, ये हाथ होगा, ये इस तरीके से बॉडी होगी ना, ये बॉडी होगी, थोड़ा सा बड़ा बॉडी हो जाएगा, इसके बाद ये पैर हो जाएगा। तो यहां पर नाभि होती है, तो नाभि से ये बेबी कनेक्ट हो जाएगा इस प्लेसेंटा के साथ। नाभि से इस बेबी, ये बेबी जो होता है प्लेसेंटा के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये जो नाभि से कनेक्ट होता है इसी को अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है ये एक जो होता है धागे की तरह स्ट्रक्चर होगा, मोटा सा स्ट्रक्चर होगा धागे की तरह, जो कि नाभि से कनेक्ट होगा, और जो होता है वो नाभि और प्लेसेंटा से कनेक्ट होगा, और वो इस चीज में मदद करेगा। क्योंकि अभी प्लेसेंटा से जो होता है हम लोग कितना जो होता है डिफ्यूजन करवा लेंगे, डिफ्यूजन वेरी स्लो प्रोसेस ना, तो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू अब ज्यादा तेजी से एक्सचेंज होना चालू हो जाएगा चीजें, तो यहां से बेबी सर्वाइव कर जाएगा आराम से, और ये पूरा डेवलप हो जाएगा। तो ये इतनी चीजें होती हैं इसके बारे में। अब यहां पर ये बेबी बन जाएगा, फीटस ग्रो हो जाएगा, बेबी बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगली टॉपिक क्या है। अगली टॉपिक है मेंसुरेशन साइकिल। अगली टॉपिक है मेंसुरेशन साइकिल जो होता है ये फीमेल्स में होती है। फीमेल्स में
हर 28 दिन में एक साइकिल चलती है, हर 28 दिन की एक साइकिल चलती है जिसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहा जाता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है इसमें होता क्या है, इसमें ब्लड लॉस होता है, ब्लड लॉस होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग होती है। ये जो होता है 28 दिन का एक समय होता है जिसमें 1 से 3 दिन या 1 से 5 दिन, 1 से 3 दिन या 1 से 5 दिन जो होता है इसे कहा जाता है मेंसेस बेटा, मेंसेस। उसका 14th डे पे ओवुलेशन होता है, 14th डे पे ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन होता है और 28 डे तक ये चलता है। फिर उसका 28 डे के बाद ये रिपीट करता है, 28 डे के बाद ये रिपीट करती है प्रोसेस। तो चलिए मैं आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल समझाता हूं। ये जो 1 से 3 दिन होता है या 1 से 5 दिन होता है इसे मेंसेस कहा जाता है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग मेंसेस से। देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन की होती है जो महिलाओं में प्यूबर्टी के टाइम चालू होती है और तब तक चलती है जब तक मीनोपॉज ना आ जाए, यानी कि 45 से 50 साल की जो एज होती है उसे मीनोपॉज एज कहा जाता है। तो मीनोपॉज तक चलती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। अब होता है ये हम लोग पढ़ते हैं, इसे शुरुआत करते हैं 28 दिन की साइकिल होती है जो प्रत्येक 28 दिन में मतलब साल भर में 13 बार चलेगी, ठीक है। इसमें जो पहला पार्ट होता है उस पार्ट को कहा जाता है मेंसेस। मेंसेस 1 से 3 दिन तक चलता है बेटा, मेंसेस 1 से 3 दिन या 1 से 5 दिन तक चलता है। मेंसेस में क्या होगा कि ब्लड लॉस होता है, जो ब्लड अभी मैंने बताया था ना कि यूट्रस में वो ब्लड बढ़ रहा है, यूट्रस में जो इंडोमेट्रियम क्लियर होती है वो ब्लड की होती है और बराबर गिरती रहती है हर महीने। तब कब नहीं गिरेगी, अच्छा कब नहीं गिरेगी, जब बेबी बन जाएगा, जब वो जो होता है जो एग होता है वो स्पर्म के साथ मिलकर जब जाइगोट बन जाता है तो ये 9 महीने के लिए पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है। 9 महीने के लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाती है, वरना मेंस्ट्रुएशन साइकिल अगर स्पर्म ओवम को स्पर्म नहीं मिल रहा, जाइगोट नहीं बन रहा तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती रहती है, लेकिन तब रुकेगी जब पहली बार आपका जाइगोट बनेगा। जब जाइगोट बनेगा तुरंत का तुरंत मेंस्ट्रुएशन साइकिल 9 महीने के लिए रुक जाती है, ठीक है। तो 1 से 3 दिन या 1 से 5 दिन जो ब्लीडिंग होती है महिलाओं में वो कहलाता है मेंसेस। इसमें ब्लीडिंग होती है, ब्लड निकलता है, इसे वेजाइनल ब्लीडिंग भी कहा जाता है, मेंसेस भी कहा जाता है, पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 14th डे पे जो होता है ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम बेटा। ओवम का रिलीज होना, जो टेस्ट ओवरी से जब ओवम रिलीज होता है तो इसी को ओवुलेशन कहा जाता है। ओवुलेशन के बाद 28 डे तक ये जो होता है 28 डे तक ये पीरियड चलेगा। ओवुलेशन के बाद ये ओवम वेट करेगा, किसका, स्पर्म का वेट करेगा। अगर इसे स्पर्म मिल गया तो ये रुकेगा, वरना जो है फिर ये साइकिल जो होता है रिपीट कर जाएगी। 28 डे के बाद फिर 1 से 3 दिन या 1 से 5 दिन मेंसेस होगा, फिर 14 डे पे ओवुलेशन होगा। इस तरीके से जो होता है ओवुलेशन होता रहता है। मतलब महिलाओं में प्रत्येक 28 दिन में एक ओवम रिलीज होता है, प्रत्येक 28 दिन में एक ओवम रिलीज होता है, एक एग बनता है और ये प्रत्येक 28 दिन में होता रहता है इस तरीके से। अगर और रुकता कब है, रुकता तब है जब जो है महिलाओं में प्रेगनेंसी हो जाए। तो इसके बारे में लिख लेते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल की सबसे पहले आप डिफिनीशन लिखिएगा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल एक साइकिल है जो कि प्रत्येक 28 दिन में रिपीट होती है महिलाओं में। और दूसरी बात, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल मीनोपॉज पे बंद होती है। कब, मीनोपोज जो होता है 45 से 50 साल की बीच एज होती है बेटा। 45 से 50 ईयर की एज होती है। मैंने अभी बताया था ना कि जो ओवम होता है, जो एग बनता है वो एक सेल से मिलकर बनता है जिसका नाम होता है फॉलिकल सेल। फॉलिकल सेल 45 से 50 साल के बीच में खत्म हो जाएगी क्योंकि ये लिमिटेड रहती है, 70 से 80 हजार फॉलिकल रहती है ना, तो फॉलिकल सेल खत्म हो जाएगी तो मीनोपोज आ जाएगा। तीसरी बात हो गई। चौथी बात, मेंस्ट्रुएशन साइकिल तब रुकती है, दूसरा मेंस्ट्रुएशन साइकिल तब रुकती है जब प्रेगनेंसी होती है। प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल तब रुकती है जब प्रेगनेंसी होती है। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है हर 28 दिन में रिपीट होती है, हर 28 दिन में रिपीट होती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 1 से 3 दिन या 1 से 5 दिन मेंसेस चलता है जिसमें ब्लीडिंग होती है, ब्लड गिरता है, ठीक है। उसके बाद 14th डे पे ओवुलेशन होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में। तो प्रत्येक 28 दिन के बाद रिपीट कर जाती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में ढेर सारी बातें थी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती क्यों है। अच्छा चलती क्यों है बताओ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है तो चलती क्यों है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से चलती है, ठीक है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन
ये क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि वाई मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होता है अकर इन फीमेल बॉडी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्यों चलती है फीमेल बॉडी में? तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल बॉडी में इसलिए चलती है क्योंकि फीमेल बॉडी में मेंस्ट्रुएशन साइकिल ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से चलती है। ईस्ट्रोजन का लेवल गिरता है बढ़ता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल गिरता है बढ़ता है, इसलिए जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है। आप ये याद रखिए कि ईस्ट्रोजन जो होता है एक डेवलपमेंट में काम आता है, अभी एक डेवलपमेंट में काम आता है, अभी आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन आप इतना याद रखिए एक डेवलपमेंट में काम आता है। इसे कहा जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन। प्रेगनेंसी हार्मोन, इसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहा जाता है। ये आप दो बातें इसके बारे में याद रखिएगा। उसके उसी तरीके से टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है जो कि टेस्टिस से रिलीज होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा काम आता है। ठीक है, आपके बॉडी में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, मेल्स के बॉडी में जितने चेंजेस हो रहे हैं वो किसके वजह से हो रहे हैं? वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो रहे हैं। फीमेल्स की बॉडी में जितने चेंजेस हो रहे हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से हो रहे हैं। प्यूबर्टी में जितने चेंजेस हम लोग देखे थे ना, फेशियल हेयर का ग्रोथ होना या किसी भी चीज का ग्रोथ होना, वो क्यों होता है? वो इन्हीं हार्मोन्स की वजह से होता है। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी एक प्यूबर्टी का ही लक्षण है। फीमेल्स में प्यूबर्टी हो जाती है तो उसमें एक चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखने को मिलती है। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्यों चलती है? इन्हीं हार्मोन्स की वजह से चलती है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में। देखिए पॉपुलेशन एक बढ़ती हुई समस्या है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ना ही सिर्फ वजह नहीं है, पॉपुलेशन को खाना भी देना चाहिए ना, उसे रहने के लिए जगह भी चाहिए, हर एक चीज चाहिए, तो वो हमारे लिए एक समस्या बन रही है। और लोग खुद नहीं चाह रहे हैं कि मेरे पास ढेर सारे बच्चे हो, यानी कि जो होता है वो खुद चाहते हैं कि मैं किसी भी तरीके से पॉपुलेशन कंट्रोल करूं, लेकिन वो जो होता है कर नहीं पा रहे थे स्टार्टिंग में। तो इसी का इसी समस्या का समाधान करने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल पे बहुत सारे मेथड्स अपनाए गए हैं। क्या क्या मेथड्स हैं? पहला मेथड है बैरियर मेथड कहलाता है, ये फिजिकल मेथड होता है। इसका एग्जांपल क्या है बताइए? बैरियर मेथड है फिजिकल मेथड का एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है कॉन्डोम, दूसरा एग्जांपल है डायफ्रागम। ठीक है, डायफ्रागम इज यूज्ड बाय ओनली फीमेल्स। डायफ्रागम का यूज सिर्फ और सिर्फ फीमेल के द्वारा यूज किया जाता है, और कॉन्डोम का यूज किया जाता है मेल और फीमेल दोनों के द्वारा। तो ये बैरियर मेथड का एग्जांपल है, जिसमें क्या किया जाता है, अगर मैं मेल का बताऊं तो मेल में इस तरीके से पेनिस के ऊपर जो होता है इसे कॉन्डोम का यूज कर लिया जाता है। उसके बाद ये स्पर्म को ओवम से मिलने नहीं देता है, एक बैरियर क्रिएट कर देता है। स्पर्म जो होता है इसी कॉन्डोम में रह जाएगा, ये बाहर नहीं निकलता है। तो इस वजह से इस तरीके से हम लोग बैरियर मेथड का यूज करते हैं और वहां से स्पर्म को ओवम से मिलने नहीं देते हैं। अगला मेथड है केमिकल मेथड। ठीक है, बैरियर मेथड हो गया। बैरियर मेथड का दूसरा नाम फिजिकल मेथड या मैकेनिकल मेथड भी कहा जाता है। और इसमें अपनी जो होता है सेफ्टी सिक्योरिटी होती है, बॉडी में खुद यूज कर लिया जाता है। ठीक है, बॉडी में खुद यूज कर लिया जाता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता बेटा, क्योंकि जो होता है इसमें कहीं बॉडी में कुछ डिजॉल्व थोड़ी ना हो रहा है, तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और इस मेथड से एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं फैलती है, क्योंकि कोई भी आपका जो स्पर्म है वो ओवम से कभी मिलता नहीं, यानी कि फीमेल बॉडी में नहीं जाता है, ना तो ओवम कभी स्पर्म से मिल पाता है। तो इस वजह से बैरियर मेथड से कभी भी प्रेगनेंसी तो होती नहीं है, उसके साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी नहीं ट्रांसमिट होती है। अगला मेथड है केमिकल मेथड। अच्छा, बैरियर मेथड के बाद जितने भी मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं अब, सब में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, अगली बात हम लोग पढ़ते हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम केमिकल्स का यूज करेंगे। केमिकल्स का यूज क्या करते हैं? पिल्स का यूज करते हैं। पिल्स का मतलब होता है दवाएं। इसमें एग्जांपल क्या है? सहेली। पिल्स में एग्जांपल है सहेली का। पिल्स में एग्जांपल है सहेली का। सहेली का यूज किया जाता है। सहेली एक प्रोडक्ट है, एक दवा है, जो कि हर 28 दिन के मेंस्ट्रुएशन साइकिल में 21 टैबलेट खाना पड़ता है। अगर आप 28 दिन में 21 टैबलेट खा रहे हैं तो आपको प्रेगनेंसी होने की डर नहीं रहेगी। इज टू एनफ ना? वैसे तो बहुत ज्यादा है, बट फिर भी लोग करते हैं, क्योंकि उन्हें जो होता है आलसी होते हैं। कॉन्डोम जो होता है वन टाइम यूज होता है, बाकी ये सब जो होता है एक बार ला दिए तो महीने भर चलता है। इस वजह से लोग ये कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं करते। अच्छा, ये सब के सब फीमेल्स के द्वारा यूज किए जाएंगे। बाकी जो कॉन्डोम था वो मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम दोनों आता है। ठीक है, तो ये सब फीमेल्स के द्वारा यूज होते हैं, और इसमें ये वन टाइम यूज नहीं होते हैं, बस एक बार ला दिए तो कई दिन तक चलते हैं। ठीक है, अब जैसे बात कर लेते हैं हम लोग आईयूडीज की। आईयूडी जो होता है ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं इसे स्टार मार्क दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे सबके सब। ठीक है, पिल्स आपने जान लिया, पिल्स में दवाएं खानी पड़ती हैं और उसे पिल्स कहा जाता है। आईयूडीज के बारे में जान लेते हैं। आईयूडीज जो होती है इसे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कहा जाता है। अच्छा, कई बुक में आईयूसीडी भी देखने को मिलता है, उसे कहा जाता है इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। गले में आप थोड़ा खराश है बट कोई बात नहीं।
आईयूडीज या आईयूसीडी की बात कर लेते हैं, इंट्रायूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस या आईयूडीज, ये जो होता है यूट्रस में फिट कर दिया जाता है, ये यूट्रस में फिट कर दिया जाता है। इसका काम क्या होगा, ये यूट्रस में फिट कर दिया जाता है, ये स्पर्म को मार देगा, ये स्पर्म को मार देगा, मतलब स्पर्मिसाइड की तरह काम करता है, म्यूकस को बढ़ा देगा। मैंने बताया था सर्विक्स में म्यूकस पाया जाएगा, ये सर्विक्स के म्यूकस को बढ़ा देगा, उसके वजह से अब जो म्यूकस होगा वो स्पर्म को पकड़ लेगा, स्पर्म के साथ चिपक जाएगा। म्यूकस जो होता है, स्पर्म जब आएगा सर्विक्स के रास्ते तो वही चिपक जाएगा। अब कुछ स्पर्म जो होता है वो फिर भी पेनिट्रेट करके निकल जाएंगे, तो वो स्पर्म जो है ओवम से मिल नहीं पाएंगे। पहली बात तो ओवम को डिले कर दिया जाता है, अगर ओवम फिर भी मिल गया और जाइगोट बन गया तो यूट्रस को अनसुटेबल कर दिया जाता है। इतना काम किया जाता है, एक तो म्यूकस बढ़ा दिया जाता है, दूसरी बात जो होता है स्पर्म को मारा जाता है, स्पर्म को मारा जाता है, तीसरी बात ये जो होता है जाइगोट को डिले कर देता है, जाइगोट नहीं बनने देता है, जाइगोट को डिले कर देता है। अगर मान लो ये सब चीजें हो गई तो यूट्रस को अनसुटेबल बना देगा, ठीक है, उसका अगला टारगेट होगा यूट्रस। अब तुम जाओगे कहां, यूट्रस को अनसुटेबल बना देगा तो यूट्रस में कभी भी जाइगोट रुक ही नहीं पाएगा। तो इतनी चीजें की जाती है आईयूडीज की मदद से, ठीक है, इतनी चीजें आईयूडीज में की जाती है। उसके बाद इंजेक्शन की बात कर लेते हैं, इंजेक्शन या फिर इसी में टेबलेट का नाम भी आता है, एक टेबलेट बेटा, पिल्स या इंजेक्शन दोनों में एक बार फिर से लिख रहा हूं। ये पिल्स तो अलग पिल्स थी, ये पिल्स और इंजेक्शन में इसलिए लिखा हूं, एक अनवांटेड 72 नाम से आता है। क्या अनवांटेड 72, जब किसी का रेप होता है, जब किसी का रेप होता है तो 72 आवर्स, अनवांटेड 72 इसका नाम ही है। 72 आवर के अंदर इस पिल्स या इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, इस पिल्स या इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, जिससे जाइगोट यूट्रस में रुकता नहीं है, ठीक है। तो आप जो है इंजेक्शंस के बारे में भी जान गए हैं। अगला आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, ये वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी होती है। सर्जिकल मेथड में वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी होती है। देखो हम लोग जानते हैं वास डिफेंस किसमें पाया जाता है, वास डिफेंस मेल में पाया जाता है, फीमेल में मत कहना गलती से, वास डिफेंस मेल में पाया जाता है। तो वास डिफेंस को मैंने बताया ना बीच में से कट करके बांट देंगे, तो कट करके जो होता है इसे टाई कर देते हैं। टाई माने बांधना बेटा, टाइड या टाई जो होता है, टाई माने बांधना होता है, तो कट करके टाई कर देंगे तो जो होता है ये वैसेक्टोमी कहलाती है। किसमें, मेल्स में, मेल्स में वास डिफेंस को कट किया जाता है, कट करके टाई कर दिया जाता है, ये कहलाता है वैसेक्टोमी। उसी तरीके से फीमेल्स में ओविडक्ट, ओविडक्ट का दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है और इसे कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। अब ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है, ये जो होता है ये परमानेंट मेथड होता है बेटा, ये परमानेंट मेथड होता है। इससे अगर एक बार आपने सर्जिकल मेथड करवा लिया तो फिर जो है आप कभी भी आगे चल के मतलब बेबी बर्थ नहीं कर सकते हैं, बेबी को जन्म नहीं दे सकते हैं। अगर आपने वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी करवा ली है तो आपका फिर जो होता है आप प्रेगनेंसी आप में नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये ट्यूबेक्टोमी हो गया, ये जो होता है अपना वैसेक्टोमी हो गया। वैसेक्टोमी होता है मेल में और ट्यूबेक्टोमी होती है फीमेल में, आपको ये याद रखना है, ठीक है। और इसमें और कोई पार्ट रिमूव नहीं किया जाता, आपको पार्ट याद रखना है। ओविडक्ट रिमूव किया जाता है, वास डिफेंस रिमूव किया जाता है। चलिए, रिमूव का मतलब सिर्फ थोड़ा सा पार्ट कर करके बांध दिया जाता है, पूरा रिमूव भी नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें हो गई। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला एसटीडीज के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं अब अगली टॉपिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में, एसटीडीज के बारे में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एसटीडीज बेटा, ठीक है। इसमें आपको 3 डिजीज पढ़नी है, एक गोनोरिया, एक साइफिलिस और तीसरा एड्स पढ़ना। 3 डिजीजेस आपको पढ़नी है, ठीक है। ये आप जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज मतलब सेक्स करते टाइम जो डिजीजेस फैलती है उसे कहा जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि स्पर्म और ओवम से फैलने वाली, रिप्रोडक्टिव पार्ट से फैलने वाली जो डिजीज होती है उन्हीं को कहा जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। पहला आपको डिजीज पढ़नी है गोनोरिया, दूसरा पढ़ना है साइफिलिस। गोनोरिया और साइफिलिस दोनों की दोनों बैक्टीरियल डिजीज होती है बेटा, दोनों की दोनों बैक्टीरियल डिजीज होती हैं, गोनोरिया और साइफिलिस। अच्छा, जो ये दोनों डिजीज होती हैं इसमें आदमी मरता नहीं है, इसमें जो होता है आदमी मरता नहीं है, ठीक है। ये कुछ दिन के लिए होती है, उसके बाद अगर दवा कर ली जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए तो ये ठीक हो जाता है, ये होता है। और अच्छा, इसका अपोजिट हम लोग इससे एड्स को भी पढ़ते चलते हैं। एड्स जो होता है एक वायरल डिजीज होती है, वायरल डिजीज होती है और इसमें जो होता है ये आदमी मर जाता है, ठीक है। यहाँ पर नॉट किल, यहाँ पर मरता नहीं है, यहाँ पर इन दोनों में मरता नहीं है, इन दोनों में मरता नहीं है, यहां पर आदमी एड्स में मर जाता है, ठीक है। एड्स जो होता है ये 1 से 3 साल मतलब जो होता है सॉरी 1 से 3 साल नहीं,
एड्स में ऐसा होता है, ये गोनोरिया और साइफिलिस में आदमी 1 से 3 साल तक झेलता है, 7-8 महीने में उसे पता चल जाता है मुझे गोनोरिया हुआ, साइफिलिस हुआ है, उसके बाद 1 से 3 साल में वो ठीक हो जाता है, रिपेयर हो जाता है अगर वो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा ले तो। लेकिन एड्स में ऐसा नहीं होता है। एड्स में पहली बात तो पता ही बहुत लेट चलता है। 5 से 7 साल आदमी, जब 5 से 7 साल, आज मुझे एड्स हुआ है तो 5 से 7 साल बाद मुझे पता चलेगा मुझे एड्स हुआ था। उसके बाद ये 5 से 7 साल बाद जब एड्स पता चलता है तब तक एड्स के वायरस पूरी बॉडी में फैल चुके होते हैं और एड्स के वायरस जो होता है इंसान को मार देते हैं। तो ये हुआ एड्स के बारे में, ठीक है। एड्स में पता नहीं चल पाता है। गोनोरिया, साइफिलिस एक बैक्टीरियल डिजीज होती है जिसमें लोग मरते नहीं है। इन सब के जो होता है लक्षण क्या है, इन सब में आपका वही सिंपल सा है कि जो होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट में इचिंग होना, वाइट पानी का डिस्चार्ज होना या फिर वाइट जो होता है वाटर डिस्चार्ज होना, इस तरीके से पेन होना रिप्रोडक्टिव पार्ट में। फिर अगर आप ज्यादा लेट कर रहे हैं तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है, फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट धीरे धीरे सड़ना चालू कर देता है। तो ये सारी चीजें होती हैं इसमें। गोनोरिया और साइफिलिस में दोनों बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, दोनों में आदमी मरता नहीं है। एड्स के बारे में और बातें करते हैं। एड्स में, एड्स जिस वायरस के थ्रू फैलता है उसे HIV वायरस कहा जाता है। अच्छा, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? HIV वायरस कहा जाता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम जिस वायरस के थ्रू फैलता है उसका नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है इम्यूनोडिफिशियंसी डी कहा गया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, एच से ह्यूमन कहलाता है, आई से इम्यूनोडिफिशियंसी दोनों आ जाता है और वी से वायरस होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस और एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। इतनी बातें हो गई। यहां पर इंसान मर जाता है। ये एक वायरल डिजीज है। वायरल का मतलब वायरस डिजीज है, वायरस से होने वाली डिजीज है। यहां पर 5 से 7 साल में पता चलता है, उसके बाद आदमी बचता नहीं है, मर जाता है। इसे लाइफ लिमिटिंग डिजीज कहा जाता है बेटा, लाइफ लिमिटिंग डिजीज, लाइफ लिमिटिंग। अच्छा, ये जो होता है 3 से 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। यहां लाइफ लिमिटिंग डिजीज होती है। इसमें एड्स जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। वो स्पर्म के थ्रू फैलता ही है, जो मैंने बताया था ना, स्पर्म के थ्रू फैलेगा, ओवम के थ्रू फैलेगा। ये इतना ज्यादा बेकार होता है कि ये ब्लड के थ्रू फैलता है, ब्लड के थ्रू भी फैलता है। स्पर्म क्या करेगा, अगर गलती से, अगर मुझे एड्स हुआ है, अगर मेरा ब्लड थोड़ा सा भी किसी जो होता है, अगर मैंने ब्लेड से नाखून काटा और या फिर ब्लेड से किसी भी पार्ट में टच किया, उसके बाद वो ब्लेड जो होता है कोई उससे कहीं और अपने पार्ट में टच कर ले रहा, मतलब ब्लड का एक बूंद भी अगर ट्रांसफर हुआ इधर से उधर किसी भी पर्सन में तो उसे एड्स हो जाएगा। तो ये ब्लड से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज है। अच्छा, गोनोरिया हो, साइफिलिस हो, एड्स हो, ये तीनों की तीनों बीमारियां जो होता है प्रेगनेंसी अगर किसी की हुई है तो प्रेग्नेंट वुमेन से पहुंच जाती है उसके फीटस में, प्रेग्नेंट वुमेन से उसके फीटस में ट्रांसमिट हो जाती हैं ये तीनों की तीनों बीमारियां, चाहे बैक्टीरियल बीमारी हो चाहे वो वायरल बीमारी हो। अगर जो होता है कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, अगर जो है कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसमें फीटस से, मदर से फीटस में ट्रांसमिट हो जाएगी वो बीमारी। ठीक है, इतनी बातें ये हो गई इसके बारे में। आपका यहाँ चैप्टर हो जाता है खत्म, आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ पर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। आप लोगों ने, अच्छा है, पहली बात तो धन्यवाद उन लोगों का जिन्होंने पढ़ाई की है। आप लोगों के बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं इसका मतलब आप में कुछ जुनून है, पढ़ने का जुनून है, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो लगे रहिए इस तरीके से पढ़ाई करते रहिए। 1 शॉट की वीडियो, ये दो वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर खत्म करने की कोशिश की है। इसके बाद अब एक वीडियो में मैं भरपूर क्वेश्चन करवाऊंगा। भरपूर क्वेश्चन का मतलब आप अगर इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आप इससे ज्यादा बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला रहेगा। मैं प्रीवियस ईयर से लेकर सारे क्वेश्चंस अपने तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सब करवा दूंगा। आपके 3 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर में आने वाले सारे क्वेश्चंस को मैं कवर करूंगा। तो आप इसके बाद वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा, उसमें क्वेश्चंस भरपूर रहेंगे। आप उस अगर एक रात पहले भी उस क्वेश्चन को देख के अगर अपने पेपर में जाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूं इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये मैं गारंटी लेता हूं कि इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो पढ़ाई करते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।